दादी माँ की कहानियाँ। एक सुंदर पहाड़ी के नीचे बसे छोटे से एक गांव में सावित्री नाम की एक छोटी सी प्यारी बच्ची रहती थी। वह अपने माँ बाप और 3 बड़े भाइयों वीरू, केशव और नकुल के साथ रहती थी। सावित्री बहुत अच्छी और मेहनती थी, पर उसके तीनों भाई थोड़े शैतान और आलसी थे। एक दिन उसके माँ बाप भगवान के दर्शन करने के लिए एक लंबी यात्रा पर चले गए। घर छोड़ते समय पिता ने बड़े बेटे वीरू से कहा, बच्चों, एक दूसरे का ख्याल रखना और सावित्री को परेशान मत करना। माता ने सावित्री को गले लगाया और वे यात्रा पर निकल गए। जैसे ही माता पिता की ओट ओझल हुई, तीनों भाइयों के चेहरे पर शरारत भरी चमक आ गई। वीरू, जो सबसे बड़ा और चालाक था, बोला, चलो भाइयों, अब असली मजा आएगा। हम सावित्री से सारे काम करवाएंगे और खुद आराम करेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वीरू ने सावित्री को जगाया। उसने एक पुराना मिट्टी का घड़ा सावित्री के सामने रख दिया। उस घड़े के नीचे एक बड़ा सा छेद था। वीरू ने एक बहुत ही छोटी और कमजोर रस्सी देते हुए कहा, सावित्री, इस घड़े से कुएं से पानी भरकर लाओ। ध्यान रहे, घड़ा पूरा भरा होना चाहिए, और अगर पानी गिर गया या देर हुई तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। सावित्री उदास मन से कुएं पर पहुंची। उसने देखा कि कुआं बहुत गहरा था और रस्सी इतनी छोटी थी कि पानी तक पहुंच ही नहीं सकती थी। ऊपर से घड़े का छेद। सावित्री वहीं बैठकर रोने लगी। मैं इसमें पानी कैसे भर पाऊंगी? भाई जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। तभी कुएं की मुंडेर से एक आवाज आई। कुएं के ठंडे पानी में एक नागिन और एक मोटा मेंढक रहते थे। सावित्री अक्सर कुएं के पास पक्षियों के लिए दाना डालती थी, इसलिए वे उसे पहचानते थे। नागिन बाहर निकली और बोली, बेटी, डरो मत। तुम्हारी दयालुता ने आज हमें तुम्हारी मदद करने पर मजबूर कर दिया है। देखते ही देखते नागिन सावित्री की छोटी रस्सी के साथ जुड़ गई। उसकी लंबी सुनहरी देह एक मजबूत और लंबी रस्सी बन गई। इधर मेंढक टर टर करता हुआ आया और घड़े के छेद पर कसकर बैठ गया। सावित्री ने जैसे ही घड़ा कुएं में डाला, वह लबालब भर गया। मेंढक ने छेद को इस तरह बंद किया कि एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। जब सावित्री घर पहुंची तो वीरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अगले दिन दूसरे भाई केशव की बारी थी। उसने अलमारी से अपने सबसे गंदे कपड़े निकाले, जिन पर कीचड़ और तेल के गहरे दाग थे। उसने सावित्री से कहा, सावित्री, ये कपड़े लो और इन्हें तालाब पर जाकर धोकर लाओ। इन्हें दूध जैसा सफेद बनाना है, लेकिन याद रहे, मैंने तुम्हें साबुन नहीं दिया है। अगर एक भी दाग रह गया तो तुम्हें पूरे घर की सफाई अकेले करनी होगी। सावित्री भारी मन से तालाब किनारे पहुंची। बिना साबुन के पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उसके हाथ लाल हो गए, लेकिन दाग टस से मस नहीं हुए। वह थककर पत्थर पर सिर रखकर रोने लगी। तभी आसमान से एक बर्फ जैसा सफेद सारस नीचे उतरा। सारस ने अपनी लंबी गर्दन झुकाई और बोला, सावित्री, तुमने पिछली सर्दियों में मेरी टूटी हुई टांग पर पट्टी बांधी थी। मैं वह उपकार नहीं भूला हूं। आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सारस ने गंदे कपड़ों को अपने पंखों के बीच समेटा और अपनी जादुई सफेद देह को उन पर रगड़ना शुरू किया। सारस के पंखों में कुदरती चमक थी। जैसे ही उसने कपड़ों को छुआ, सारे दाग भाप बनकर उड़ गए। जब सावित्री वह कपड़े लेकर घर आई तो वे नए कपड़ों से भी ज्यादा चमक रहे थे। केशव का मुंह खुला का खुला रह गया। तीसरे दिन सबसे छोटे भाई नकुल ने सबसे कठिन काम सोचा। उसने रसोई से 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के दानों को आपस में मिला दिया और एक बड़ा पहाड़ जैसा ढेर बना दिया। उसने कहा, सावित्री, आज का खेल बहुत मजेदार है। तुम्हें इस ढेर में से एक एक चावल का दाना अलग करना है और गेहूं को अलग। अगर शाम तक एक भी दाना मिला तो तुम्हें आज रात बाहर सोना पड़ेगा। सावित्री ने उस विशाल ढेर को देखा। इतना सारा काम मैं अकेली कैसे करूंगी? वह काम करने बैठी,
लेकिन उसकी छोटी छोटी उंगलियां जल्द ही दर्द करने लगीं। शाम होने को थी और ढेर जस का तस था। तभी पास के बरगद के पेड़ से एक छोटी गौरैया नीचे उतरी। वह सावित्री की दोस्त थी। गौरैया ने एक विशेष तरीके से चीं चीं की आवाज निकाली। कुछ ही पलों में आसमान बादलों की तरह काला हो गया। सैकड़ों गौरैया और छोटी चिड़ियां वहां आ पहुंचीं। वे सब मिलकर उस ढेर पर टूट पड़ी। उनकी नन्ही चोंच इतनी तेजी से चली कि जैसे कोई मशीन चल रही हो। गौरैया चावल उठाती और दूसरी टोकरी में डाल देती। सिर्फ 1 घंटे में सारा काम पूरा हो गया। नकुल खिड़की से यह सब देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भाइयों ने देखा कि सावित्री हर मुश्किल पार कर लेती है, तो वीरू ने अब तक की सबसे कठिन और अजीब शर्त रखी। उसने दूर नीले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की ओर इशारा किया, जहां साल भर बर्फ जमी रहती थी। वीरू बोला, सावित्री, हमारे पूर्वजों की एक पुरानी सुनहरी बांसुरी उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा में रखी है। सुना है कि जो उसे बजाता है, घर में सुख शांति आती है। सूरज ढलने से पहले वह बांसुरी हमारे आंगन में होनी चाहिए, वरना तुम घर के अंदर कदम नहीं रखोगी। सावित्री का दिल बैठ गया। वह पहाड़ इतना ऊंचा था कि बादल उसकी कमर तक तैरते थे। रास्ता संकरा, पथरीला और बर्फीला था। सावित्री उस चढ़ाई पर चढ़ने लगी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को काट रही थीं और पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वह थककर एक ठंडी चट्टान पर बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। भाई जानते हैं कि मैं इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ सकती। वहां तो केवल बादल पहुंच सकते हैं। मैं कैसे जाऊंगी? तभी आसमान से एक तेज चीख सुनाई दी। एक विशाल सुनहरा बाज बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरा। यह वही बाज था जिसे बचपन में सावित्री ने एक शिकारी के जाल से छुड़ाया था। बाज ने अपनी तेज नजरों से सावित्री को देखा और बोला, नन्ही दोस्त, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी। आज मेरी उड़ान तुम्हारे काम आएगी। मेरी पीठ पर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। सावित्री ने डरते डरते बाज के विशाल पंखों को पकड़ा। एक ही झटके में बाज हवा से बातें करने लगा। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बहती नदियां सब खिलौनों जैसे छोटे लगने लगे। पलक झपकते ही बाज ने सावित्री को उस बर्फीली गुफा के बाहर उतार दिया। सावित्री ने गुफा के अंदर से वह चमकती हुई सुनहरी बांसुरी उठा ली। सूरज डूबने ही वाला था। बाज ने फिर से सावित्री को उठाया और सीधे उसके घर के आंगन में लाकर उतार दिया। जैसे ही सावित्री के पैर जमीन पर पड़े, बाज आसमान में ओछल हो गया। जब सावित्री वह चमकती हुई बांसुरी लेकर घर के आंगन में खड़ी हुई, तो तीनों भाई पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए। उन्होंने खिड़की से देखा था कि एक विशाल पक्षी बिजली की रफ्तार से उनकी बहन को बादलों से नीचे लेकर आया है। उन्हें अब समझ आ गया था कि सावित्री के पास कोई जादू नहीं, बल्कि उसके नेक दिल की ताकत है। वीरू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बहन, हमें माफ कर दो। हमने अपनी आलस और शरारत में तुम्हें बहुत तंग किया। हम भूल गए थे कि तुम हमारी छोटी बहन हो, कोई नौकरानी नहीं। केशव और नकुल ने भी सावित्री को वादा किया कि अब से वे घर के सारे कामों में उसका हाथ बंटाएंगे। तीनों भाई अब मेहनती बन गए थे और सावित्री सबकी लाडली बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है, हमारी दयालुता कभी बेकार नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस जरूर आती है। साथ ही अपनों के साथ मिलजुल कर रहने में ही असली सुख है। सच्ची ताकत शरीर या दिमाग में नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र में होती है। परिवार में एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और मिलजुल कर रहना ही घर को स्वर्ग बनाता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।